पीएम मायावती की इन दिनों खामोशी कई नेताओं को चुभती नजर आ रही है। खासकर समाजवादी पार्टी इस पर कई सवाल उठा चुके हैं। समय समय पर राहुल गांधी ने भी इस पर हाल ही में ये कहा था कि अगर मायावती साथ होती तो शायद एनडीए की सरकार नहीं होती, इंडिया ब्लॉक की सरकार बन गई होती, क्योंकि आंकड़े भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि पूरे देश में मायावती ने अपने कैंडिडेट उतार कर कई सीटों पर खेला बिगाड़ा था। लेकिन इस बीच दलितों के हितों की बात करने वाला और हर जगह जाने वाले, जहां पर भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, चंद्रशेखर आजाद इन दिनों बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, कल को गिरफ्तारी भी हो सकती है, सांसद कुर्सी भी जा सकती है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होने वाली, क्योंकि वो सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं और वही जो सवाल पहले मायावती करती थी, जिसकी वजह से उन पर कई आरोप लगते थे। लेकिन आज मायावती खामोश है तो उन पर कोई आरोप भी नहीं। अब आप खुद सोचिए कि 4 बार की सीएम रही है मायावती, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कोई आरोप उनके खिलाफ इतने गंभीर नहीं लगाए जाते। उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो सचमुच बीजेपी के एजेंट के रूप में, बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, अगर आज हम देखें तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, कभी एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ बयानबाजी करी। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आपको दिखेगा कि हाँ, एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, कभी नहीं लगा था कि इनकी बनेगी। लेकिन आज हम देखें तो अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए मराठी भाषा के सहारे ही सही, लेकिन महाराष्ट्र में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए एक साथ आ गए। ठीक उसी तरीके से दलित वोट बैंक से अपनी पकड़ कहीं ना कहीं खोती नजर आ रही है मायावती। तो क्या उसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में क्या कभी मायावती और चंद्रशेखर भी साथ नजर आएंगे? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, प्रयागराज वाली घटना में सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है और रोहिणी घावरी ने जो गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो ऐसा लगता है कि कोई नेता बयानबाजी कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो जो दलित वोट बैंक की आप बात करें, जाहिर बात है कि वो मायावती का उसके ऊपर सबसे ज्यादा कब्जा या हक रहा है। आप देखिए, जब से वो दलित पॉलिटिक्स के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाती हुई नजर आई हैं, बीएसपी बनी है, उसके बाद से दलित वोट बैंक का रुझान भी कहीं ना कहीं बीएसपी या मायावती की तरफ रहा है। और यही वजह है कि मायावती ने समय के साथ अपने आप को ताकतवर बनाते हुए उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है सीएम पद की, उसके ऊपर 4 बार बैठने का सौभाग्य उनको मिला है। और यही वजह है कि अब क्या मायावती एक बार फिर से खुद को मजबूत करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 2007 वो आखिरी चुनाव शायद रहा उनके जीवन का जहां पर वो सबसे अधिक मजबूत होकर उभरी। लेकिन 2012 यानी जब 5 साल के बाद जब वो वापस चुनाव में आती हैं तो उनकी साख लगातार कम होती चली गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि जो दलित वोट बैंक है दीपक, उसके ऊपर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, लगातार उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए, जहां भी आजाद जाते हैं और जिस जगह पर जाकर खड़े होते हैं, हुजूम उनके लिए उमड़ पड़ता है। आपने देखा प्रयागराज का जो पूरा मामला चल रहा है, उसमें भी वो दलित परिवार के लिए जा रहे थे, उनके परिवार के साथ में कह सकते हैं सांत्वना एक तरीके देने के लिए वहां पहुंचने वाले थे। लेकिन जिस तरह से उनको प्रयागराज के सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद जाने नहीं दिया गया, उसके बाद फिर ये हिंसा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। तो ये कई ऐसे मामले हैं जहां पर आजाद के ऊपर कई तरह की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने की बात भी कही गई। ये तक कहा गया कि भाई इन्होंने ही पूरा दंगा भड़कवाया है, ये हिंसा भड़कवाई है और इसका पूरा जिम्मेदार या पूरा जो षड्यंत्र है वो इन्होंने ही रचा है। लेकिन फिर आजाद सामने आते हैं, कहते हैं कि दलित अगर नेता आगे बढ़ना चाहता है तो उसको रोकने का प्रयास। लेकिन सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा, जिस तरीके से आपने बताया चंद्रशेखर का हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि दलितों की आवाज उठा रहे, सिर्फ मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनको रोकने की साजिश साफ तौर पर राजनीतिक बूस में से आ रही है। लेकिन इस बीच आकाश आनंद का जिक्र करना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने जो शुरुआत में भाषण दे रहे थे, उनकी भाषा शैली को, उनके भाषण के तरीके को देखते हुए सबका कहना था कि मायावती को शायद अब अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। दलित समर्थकों में जो बसपा के समर्थक थे, जो इतने लगातार हार के बाद निराश हो चुके थे, उनके अंदर एक जोश जागा था कि आकाश के सहारे बीएसपी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ उन्होंने हमलावर हुए, एफआईआर दर्ज हुई थी, तुरंत ही मायावती ने उन्हें लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक से हटा दिया। उन्होंने एक भी रैली नहीं करी, उसके बाद कुछ राज्यों में भेजा, लेकिन वहां पर भी ज्यादा कुछ सुर्खियां नहीं बटोर पाए। तो मायावती क्या सचमुच जानबूझकर आगे नहीं करना देना चाह रही? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि मायावती खामोश रहेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि वो ना तो विपक्ष की ताकत आगे बढ़ा पाएंगी, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो आवाज उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल
बन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दीपक, आपने जो बात कही उससे पहले मैं जो बात कह रहा था कि देखिए 2012 तक मायावती का कब्जा उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत तरीके से रहा, लेकिन उसके बाद आप जरा देखेंगे मायावती ने जमीन पर उतरना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, आंदोलन करना बंद कर दी। कोई भी दलित या पिछड़े के साथ में अगर कोई कह सकते हैं कि कोई घटना घटती है तो उसके साथ भी खड़ा होना बंद कर दिया, और यही वो मौका था जहां पर आजाद ने अपने आप को मजबूत किया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर आकाश आनंद ये भूमिका में आएंगे। अब देखिए, मायावती को लेकर ये भी कहा जाता है दीपक कि वो बीजेपी के इशारों पर काम करती हुई नजर आती हैं। आप देखें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी 400 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और हैरानी इस बात को लेकर हुई कि एक भी सीट मायावती जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। और तो और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जहां 20-22% जो दलित वोट आता है, वहां पर अगर आंकड़े को देखें तो नजर आता है कि मायावती, जिनको लगभग 18-20% दलित वोट मिल जाता था, उनके हिस्से में सिर्फ 8% वोट रह गए। तो यहाँ मायावती को पता है किस तरह से वो कमजोर हो रही है। और ये भी बात सही है कि आकाश आनंद ने लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह की हुंकार भरी, जिस तरह के भाषण दिए, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी समेत तमाम खेमों के अंदर खलबली मचा दी। लेकिन यही वो वक्त था जब बीएसपी एक बार फिर से, या उनके कार्यकर्ता एक बार फिर से जागते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मायावती ने तमाम तरह के बैन आकाश आनंद पर लगा दिए, और यहाँ पर जो बीएसपी आगे बढ़ सकती थी उसके ऊपर फिर से फुल स्टॉप लग गया। और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ के सामने आता है कि क्या यहाँ से अब आकाश आनंद को वो एक बड़ी छूट देती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है दीपक, तो आप ये भी देखिए कि मायावती को भी अब सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर बाहर आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। आजाद भी यही बात कहते हैं कि भाई देखिए, मायावती ने जिस मजबूती के साथ में दलित समुदाय की आवाज को बुलंद किया है, असली दलितों की मसीहा वो है। उन्होंने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता, यानी कि वो मायावती का इस मामले में बहुत सम्मान भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से अब आजाद यहाँ पर घिरे हुए हैं, क्या आने वाले दिनों में मायावती और आजाद कहीं कोई मिलन की संभावना है। आप देखिए कि आकाश आनंद को अपना भाई कुछ समय पहले जो है आजाद ने बताया था। तो तमाम तरह की देखिए संभावनाएं रहती हैं राजनीति में, हम ये नहीं कह सकते कि ये। लेकिन सर देखिए, एक ये सवाल विपक्ष उठाता रहा है कि अगर कोई विपक्षी नेता अपनी आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी की जांच बैठा दी जाएगी। ये आरोप अखिलेश ने भी, शिवपाल ने भी खूब लगाया मायावती के खिलाफ। और वो एक सच्चाई कहीं ना कहीं अगर देखें तो नजर भी आती, क्योंकि मायावती 4 बार की सीएम रही, लेकिन आज एक भी किसी भी मामले में उनका नाम सामने नहीं आता, कोई भी ऐसा झूठा आरोप भी नहीं दर्ज होता। जबकि कई नेताओं पर, केजरीवाल की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कितने नेता, चाहे आजम खान की बात कर ले, सब जेल की सलाखों के पीछे तक गए। लेकिन मायावती की अगर पार्टी को देखें तो क्या सचमुच उनका कार्यकाल इतना बेहतर रहा कि आज एक सवाल भी नहीं उठा सकते? ऐसा तो बिल्कुल नजर नहीं आता। बिल्कुल दीपक, और ये भी कहा जाता है कि देखिए मायावती का जो कार्यकाल रहा है उसमें कई गड़बड़ियों की कह सकते हैं बातें उठी हैं। यहाँ तक कि उनका जब जन्मदिन मनाया जाता था तब बहुत सारा पैसा उनको दिया जाता था, ये भी कई सारी बातें उठती। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए किस तरह से उनको इन सब चीजों से दूर किया गया है। आप देखेंगे जब बड़े बड़े पार्क बने, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी, हाथी की मूर्तियां लगी और तमाम मूर्तियां लगी, उनको लेकर भी सवाल उठे कि आखिर इन पे इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब अगर देखें तो मायावती के बारे में कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता। उससे अहम बात एक और भी है दीपक, की अगर मायावती के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो 16 लोकसभा सीटें ऐसी रही जिनको बीजेपी ने सिर्फ मायावती की वजह से जीता, और इंडिया गठबंधन ने मायावती की वजह से उनको हार दिया। तो ये अगर होता कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में होती तो यहाँ पर 16 सीटें बीजेपी कम हो गई होती, और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है वो प्लस होता हुआ दिखाई देता। लेकिन क्या ये बड़ी वजह है कि मायावती सोचती है कि अगर उन्होंने बीजेपी की खिलाफत की तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे लगेंगे, इसलिए वो खामोश हो जाती हैं? क्योंकि देखिए नेता वही है जो लोगों के बीच जाकर काम करे। जिन लोगों ने आपको बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया, जब उनके ऊपर कोई समस्या आती है, अगर आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि आपकी राजनीति कहीं ना कहीं कुंद होती हुई दिखाई पड़ेगी। और मायावती इस दौर में ऐसा लगता है कि अपनी राजनीति लगभग खत्म करती हुई नजर आ रही है। देखिए सर, ये बहुत से लोगों ने सवाल करे थे कि अगर आकाश आनंद की बात करें तो परिवारवाद से आते हैं, जो कि कांशीराम जी की विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा था पार्टी में नाते रिश्तेदारों को कभी आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि इससे नुकसान ही होगा। जबकि मायावती ने अपने भाई को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया, अपने भतीजे को एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंस एक भी चुनाव नहीं लड़े। बहुत से लोगों ने कहा था कि चंद्रशेखर को बीएसपी का अध्यक्ष बना दो ताकि एक जमीनी स्तर का नेता आगे बढ़े।
अब यही सवाल, एक आखिरी सवाल रहेगा जी। कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करी, लेकिन लोकसभा चुनाव आया, दोनों ने गठबंधन कर लिया। ठीक उसी तरीके से शरद पवार ने कभी सोनिया गांधी को बड़ा झटका दिया था, लेकिन आज दोनों एक साथ गठबंधन में नजर आते हैं। क्या कभी चंद्रशेखर और मायावती साथ नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल दीपक, महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में है भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे मायावती की राजनीति को अगर थोड़ा देखेंगे आप, तो उन्होंने हमेशा दलित और मुस्लिम को साधने का काम किया है और उसी वजह से उनको बारंबार सफलता मिली है। अगर आजाद को आप देखेंगे तो आजाद भी कुछ जी। ऐसे ही करते हुए नजर आते हैं। आप देखेंगे एक तरफ दलितों की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों की बात करते हैं, और यहाँ पर अगर दोनों को साथ पाए तो कहीं ना कहीं नैया पार लगती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर मायावती और आजाद का यहाँ पर गठबंधन हो जाता है, क्योंकि आपने जो बात कही कि अगर आजाद अगर बीएसपी को संभाल रहे होते, क्योंकि अनुभव भी है, संघर्ष उन्होंने किया है। आकाश आनंद को देखेंगे तो कोई बड़ा संघर्ष उनके नाम पे है नहीं। ऐसे में अगर जो आजाद अगर बीएसपी को संभालते या दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक बनती, जहां पर हिंदू दलित और मुस्लिम वोटर्स का कॉम्बिनेशन होता और ये तकरीबन 35 से 40% होता हुआ दिखाई पड़ता, तो शायद कुछ और कहानी निकल के सामने आती। लेकिन फिलहाल अगर दोनों अलग अलग धारों पे हैं, तो हो सकता है किसी मोड़ पर जाकर धारा एक साथ मिले, और अगर एक साथ मिलती है तो फिर उत्तर प्रदेश में तीसरी ताकत मजबूत बनती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, तीसरी ताकत मजबूत बनती दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसके लिए अभी के हालातों से चंद्रशेखर को बाहर आना पड़ेगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं रोहिणी घावरी के प्रयागराज वाली घटना को लेकर, उससे कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल करनी होगी। फिलहाल मायावती खामोश है हर मुद्दे पर। बीएसपी का नेता इस पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रशेखर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सांसद कुर्सी छोड़ने की तक की बात आएगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।